Jai Hind everyone. Welcome in second chapter Nationalism in India. Student, today we will discuss limits of civil disobedience movement in this video. So let's start. Till now, limits of civil disobedience movement. Till now you know that very well what is the civil disobedience movement. अब आज हम बात करेंगे कि उसके सामने क्या लिमिट्स मतलब क्या क्या समस्याएं क्या क्या बाधाएं आई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में, किसके सामने? गांधी जी के सामने। ठीक है, अब हो तो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आई जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सक्सेसफुल होना था उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सामने पढ़ा था कि लिमिट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के सामने क्या लिमिट्स थी? उसमें लिमिट्स थी जैसे वी हैव नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो इस तरीके की इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सामने भी कुछ लिमिट्स थी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लिमिट्स थी। सबसे पहले कि मेन लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दलित जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट द इम्पोर्टेंस टू द डिमांड्स, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स थी दलित्स की कि हमें पब्लिक वेल पे पानी लिए देने मिलना चाहिए, प्रॉपर हमको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इलेक्शंस में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग भी, मतलब इस तरीके की कुछ उनकी डिमांड्स थी। तो उन डिमांड्स को कांग्रेस ने नहीं माना, जिसकी वजह से दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सेकेंड कि मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे थॉट द कांग्रेस वॉज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा, क्योंकि उनकी अपनी एक उनके दिमाग में अपनी एक स्ट्रेटजी आ गई कि हिंदू महासभा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है, ये इसके बिहार पे हम लोगों को इन्हें निकाल फेंके बाहर। तो इसलिए मुस्लिम्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट फॉलो करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने मुस्लिम्स के माइंड में या हिंदूज़ के माइंड में, दोनों के माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छे से बिठा दी थी कि ये दो रिलीजन ऐसे हैं कि जहाँ आप एक दूसरे के नहीं हो सकते। तो इसलिए मुस्लिम्स फिर से अलग हो गए। ठीक है, अब दूसरा कि कम्युनल रियॉट्स ऑकर्ड इन अ मैनी प्लेसेस, जगह जगह पर दंगे होने लगे। ठीक है, डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड। और सबसे पहले जो मेन जो कम्युनलिज्म उन्होंने क्रिएट कर दिया, कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक ये चीज़ें क्रिएट कर दी। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेट वाज मिनिमम, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी बहुत मिनिमम पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी। वो क्यों मिनिमम पार्टिसिपेट किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना थोड़ा बहुत भी हमारा बिजनेस चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा अगर हम किसी स्ट्राइक पे चले गए या हम किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसको होने दो, ये लोगों की थिंकिंग थी। ठीक है, तो ये लिमिट्स, कुछ लिमिट्स आई सामने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। अब उसके बाद एफर्ट्स मेड बाय द गांधी जी फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द दलित्स। तो गांधी जी ने क्या एफर्ट किए कि दलित्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ये बाकी अदर जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो गांधी जी वाज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, गांधी जी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि समाज में अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ही सेड द स्वराज वुड नॉट कम फ्रॉम 100 years if untouchability was not abolished। गांधी जी ने कहा कि आप 100 साल तक भी आप मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, स्वराज को नहीं ला सकते यदि आपने अनटचेबिलिटी को फिनिश नहीं किया, अबॉलिश नहीं किया। ठीक है, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स, यानी कि जो अनटचेबल्स पर्सन थे उनको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनको नाम दिया हरिजन्स। हरिजन दैट मीन्स सन्स ऑफ गॉड, यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, भगवान के बच्चों के नाम से उनको पुकारा। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल फॉर दलित्स। अब उन्होंने दलित्स के लिए पब्लिक वेल्स पे भी जाने की एंट्री ग्रांटेड कर दी। ठीक है, वो पब्लिक वेल्स पर भी जा सकते थे, टैंक्स, रोड, स्कूल्स, टेम्पल्स, सारी चीज़ों को वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने, गांधी जी ने जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया एक छोटा सा, उसमें उन्होंने दलित्स को इन सब चीज़ों को परमिटेड किया। ठीक है, ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनी एंड इन हिज द आश्रम देयर वाज नो कास्ट फीलिंग्स। उन्होंने क्या किया? ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज,
उनकी कॉलोनीज़ को क्लीन किया करवाया गया और उनको उनके लिए एक आश्रम बनाया गया कि जिन लोगों के पास अपने रहने के लिए प्रॉपर हाउस नहीं है या प्रॉपर कोई जगह नहीं है वो यहाँ रह सकता है। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदू टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और उन्होंने अपर कास्ट से पूछा कि आप लोग ये छोड़ेंगे या नहीं, मतलब अनटचेबिलिटी को छोड़ेंगे या नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर अनटचेबिलिटी, आप जिन लोगों को आप अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में लेके आ रहे हो, अगर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया तो आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे सोसाइटी में? इनके बिना भी आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये चीज़ थी। तो अब आती है गांधी जी वर्सेस अंबेडकर की बात। तो गांधी जी, क्योंकि अंबेडकर दलित्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, तो अब उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स, क्योंकि अंबेडकर कहते हैं कि हम तो अलग से इलेक्शन करेंगे दलित्स के लिए, ठीक है। ही थॉट दैट इज द शेयर इन द पॉलिटिकल पावर वुड हेल्प इन देयर अपलिफ्टमेंट, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन में हम लोगों की पॉलिटिकल पावर मिल जाती है तो हम अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। गांधी जी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट, गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज किया कि भाई एक ही कंट्री में दो अलग अलग इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, वो उस चीज़ को गांधी जी ने अपोज किया। ही थॉट दैट इट वुड क्रिएट द डिसयूनिटी, क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि इस चीज़ से तो डिसयूनिटी क्रिएट होगी। सो दे क्लैश इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये सारी चीज़ें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ, ठीक है। तो उनके बीच में पूना पैक्ट होता है, पैक्ट मतलब समझौता होता है कि इट वाज द साइन बिटवीन एंड गांधी जी अंबेडकर इन सितंबर 1932। सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है। तो गांधी जी ब्रॉट एन एंड टू हिज फास्ट, ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द दलित्स इन लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं कि जो सीट्स होंगी उसमें दलित्स को भी रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि उनको भी रिजर्व सीट मिलेंगी। अंबेडकर एग्री टू गिव अप द डिमांड्स फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, और इस बात पर अंबेडकर भी अपनी कंसेंट दे देते हैं और वो भी इस बात पर एग्री होते हैं। इस तरीके से आपको पता चला कि पूना पैक्ट किया था और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कौन सी कॉन्फ्रेंस के, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1932 में हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि यही एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दैट मीन्स आपकी अपनी कंट्री की क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो कल्चर एंड फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज विच क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चीज़ जब तक किसी के माइंड में कोई आइडेंटिटी ही या कोई इमेज, कोई फिक्शन, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट रही होगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को इंडिपेंडेंसी दिला रहा हूँ, क्योंकि हर कोई तो अपना बेनिफिट देखता है। तो उसके लिए क्या चीज़ की गई, सबसे पहले ये चीज़ देखी गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक इमेज क्रिएट की भारत माता की। अबिंद्रनाथ टैगोर द पेंटेड हर इमेज, और अमिंद्रनाथ टैगोर ने भी एक पेंटिंग पेंट की। और भारत माता लोकेट लाइक अ सन्यासिनी, उनको इस तरीके से बनाया गया जैसे एक सन्यासिनी होती है। आपकी बुक में भी है, आप उस बुक में भी आप देख सकते हो उस पिक्चर को। और शी इज़ काम, बहुत ही शांत दिखाई, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक, बहुत ही डिवाइन यानी कि गॉड में फेथ रखने वाली, और डिवोशन टूवर्ड हर बिकम द प्रूफ ऑफ द नेशनलिज्म। और एक ये सबूत की तरह, मतलब इसको क्या चीज़ कहेगी, ये नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद का ये एक सबूत है, हमारे पास एक एविडेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अभी देखिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की इमेज ऑफ भारत माता, इस इमेज को क्रिएट किया गया, ठीक है। अब देखिए वंदे मातरम, उसके बाद क्या है, इट वॉज द प्रेयर ऑफ द भारत माता रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक प्रेयर लिखी जो भारत माता के लिए थी, वंदे मातरम बिकम अ वॉर क्राई टू ऑफ द इंडियंस, यानी कि इंडियंस की एक रोत, मतलब उसमें वो अपनी फीलिंग्स फील भी कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को बता भी रहे हैं। इट वॉज द लेटर इंक्लूडेड हिज इन नॉवल आनंद मठ, और फिर बाद में एक नॉवल लिखा गया आनंद मठ बंकिम चंद्र अबिंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, और उसमें इसको वंदे मातरम को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो देखिए वंदे मातरम जो लिखा गया था वो चीज़ मैंने अभी आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट बात करते हैं फ्लैग की।
फ्लैग के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे नेशनल फ्लैग था वो किस तरीके का था, जो हमने अपने आप ही क्रिएट किया था, ठीक है, अभी नेशनल आइडेंटिटी में इंक्लूड नहीं हुआ, हम सिर्फ अपने लिए इसको मानते। तो 1906 में वंदे मातरम और 8 लोटस को इसमें आइडेंटिफाई किया गया। 1907 में इस तरीके से एक स्टार बनाया गया और एक स्टार इस तरीके से बनाया गया। 1917 में इस तरीके का हमारा फ्लैग दिखता था। 1921 में एक चरखा बनाया गया। 1931 में फिर इसके कलर्स को रिप्लेस कर दिया गया और फाइनली 1947 में ये हमारा फ्लैग फाइनलाइज्ड हुआ। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी बार हमारा फ्लैग चेंज हुआ और किस किस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि 1906 में ग्रीन, येलो एंड रेड को यूज़ किया गया, सन एंड मून को उसमें लिया गया, ठीक है। उसमें फिर ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन को आइडेंटिफाई किया गया 1907 में। 1917 में ब्रिटिश का जो फ्लैग आप देखते हैं वो स्टार्स से बनाया गया, ठीक है। 1921 में चरखा बनाया गया क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खादी को गांधी जी ने बनाने की सलाह दी थी, तो उसी के में एक सिंबल बनाया गया। 1931 में फिर से उसी को रिप्लेस किया गया लेकिन कलर्स को चेंज कर दिया गया। लेकिन 1947 में जो फ्लैग बना वो हमारा आज तक भी चलता है और वही एक फाइनल फ्लैग है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल फ्लैग की, जो मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द ट्री कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर उसकी इमेज दिखाई, वाज डेवलप्ड। इट हैड द 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इट ऑल्सो हैड क्रिसेंट द मून एंड रिप्रेजेंट द हिंदू एंड मुस्लिम, वो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाला बना। मतलब पूरी फ्लैग की हिस्ट्री इसमें मैंने आपको बताई हुई है। इन 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, ठीक है। इट वाज ऑल्सो अ ट्री कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड वाइट। इट हैड द स्पिनिंग व्हील विच रिप्रेजेंट द गांधीयन आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प, कि आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, उसकी चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए किया गया। द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ नेशन, जो फ्लैग था वो सिंबल ऑफ नेशन था, यानी कि एक राष्ट्र का सिंबल माना गया, ठीक है। इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि हम सब में हम सब एक हैं, उसकी फीलिंग अराइज की हुई। और द पीपल कैरीड फ्लैग इन द प्रोटेस्ट मार्च एंड द रैलीज, और रैलीज में और उन रैलीज में वो कहीं भी जाते थे तो वो फ्लैग को लेके जाते थे ताकि वो एक सिंबल शो करे, एक नेशन की फीलिंग को शो करे, ठीक है। तो ये थी नेशनल फ्लैग की, जैसे कि अभी बताया मैंने, ये वही पिक्चर आ गई। अब रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडियन बैकवर्ड एंड अ प्रिमिटिव, क्योंकि ब्रिटिश क्या मानते थे, हमें बैकवर्ड मानते थे, प्रिमिटिव। दे सेड द इंडियन वर नॉट कैपेबल टू द रूलिंग देमसेल्व्स, क्योंकि उनका मानना ये था कि हम लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीडिस्कवर, तो यहाँ पे देखिए क्या बात आती है, तो इन द 19th सेंचुरी सम एजुकेटेड इंडियन, अब सम एजुकेटेड इंडियंस ने क्या सोचा कि भाई ये तो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, तो स्टार्टेड द एफर्ट ऑफ द रीडिस्कवर इंडिया, तो इंडिया को रीडिस्कवर करने में कि पता हम अपने इंडिया को अपने आप डिस्कवर करेंगे। ग्रेट अचीवमेंट, तो देर इज डिस्कवर्ड अचीवमेंट मेड बाय द इंडियंस इन आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड, मतलब हर चीज़ में इंडियंस ने अपने आप को रीडिस्कवर किया और प्रूव किया कि नहीं, हम अपने आप को रूल कर सकते हैं, हम अपने लिए क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और हर रीज़न में, चाहे वो फिलॉसफी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, किसी में भी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने नॉलेज अबाउट द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन क्रिएटेड द नेशनल प्राइड, और साथ ही साथ जो नेशन के लिए प्राइड, गर्व की बात थी, उसके लिए भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द पैट्रियटिज्म अमंग द इंडियंस, और साथ ही साथ उन्होंने पैट्रियटिज्म यानी कि देश के लिए मतलब सॉन्ग, देश के लिए फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें रूल करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे वर्क किया, ठीक है। अब फॉल्कलोर ऑफ द साउथर्न इंडिया, अब एक फॉल्कलोर बनाया गया जिसमें साउथर्न इंडिया में एक बुक इस तरीके की, जिसमें सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। अब वो सारी चीज़ें क्या थी, तो देखिए, रिवाइवल ऑफ द फॉल्कलोर, नेशनलिस्ट
द विलेज ऑफ कलेक्ट द फोल्क सॉन्ग एंड द लीजेंड, सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया, सॉन्ग्स को कलेक्ट किया गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कलेक्टेड द नंबर ऑफ द फोल्क सॉन्ग एंड द लीजेंड, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो लोकगीत थे और इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया। इन मद्रास द नताशा शास्त्री पब्लिश्ड अ 4 वॉल्यूम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द तमिल फोल्क तलीस, यानी कि जो लोग आर्टिस्ट थे हर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी शुरू की और फोल्क लॉर ऑफ साउथर्न इंडिया, और 4 वॉल्यूम में उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया, इंडिया के बारे में बताया कि यहाँ कौन सा कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, कौन से सॉन्ग्स गाए जाते हैं, किस तरीके का डांस किया जाता है, क्या हमारी आइडेंटिटी है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा पहनावा है, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी 4th वॉल्यूम में लिखा। द फोल्क सॉन्ग एंड द लीजेंड गेव द ट्रू पिक्चर्स ऑफ द इंडियन कल्चर, क्योंकि फोल्कलॉर में क्या चीज़ कि इंडियंस किस तरीके के हैं, उनकी ट्रू पिक्चर्स उन्होंने आइडेंटिफाई की और दे शोड देयर ऑल थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडियंस, और हर तरीके का कैरेक्टर, हर तरीके का चरित्र इंडिया में, यानी कि कोलकाता में किस तरीके का, आसाम में कैसा है, बिहार में कैसा है, कहाँ पे कौन सा कल्चर, कौन सा डांस, कौन सा खाना, सारी चीज़ों को उन्होंने शो किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हमारे पास भी अपनी आइडेंटिटी है, सिर्फ और सिर्फ कमी थी अवेयरनेस की, और वो अवेयरनेस किसने जगाई, वो इमेज, आर्ट और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो क्रिएट की इमेज, उन सब चीज़ों से, और बाकी भगत सिंह और बाकी और भी फ्रीडम फाइटर्स रहे जिनकी वजह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई। और इसी के साथ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हमें अपनी आज़ादी को लेने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरीके से गांधी जी ने कितने सारे मूवमेंट किए, और भी अदर फ्रीडम फाइटर्स रहे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में इतना स्ट्रगल किया। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।